हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर जेएसएससी और जेपीसी की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है उसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। लेक्चर, पीडीएफ और जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं उस पर क्विज भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेलीग्राम में। तो यदि आप जेएसएससी और जेपीसी के एस्पायरेंट हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिसेंटली जो मुद्दा है कृषि कानून का। तो आपने सुना होगा कि कृषि कानून के लिए कितना इसे अपोज करने के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी ये बिल के बाद कानून बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक नई चीज़ क्या है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 254 का क्लाउज 2। तो इसके अकॉर्डिंग कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, इन्होंने कहा है कि जो केंद्र शासित राज्य हैं या फिर जिन राज्यों में कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, तो उन राज्यों से ये सुझाव मांगा गया है कि आप इस आर्टिकल के तहत कोई ऐसा कानून बना सकते हैं जिसके थ्रू इस कानून को, कृषि कानून को उस राज्य में लागू ना किया जाए। ओके, तो यहाँ पर ये तीन चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कृषि कानून आखिर है क्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 254 है क्या आखिर, जिस पर बेस्ड ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को अपोज किया जा सके, उसको निरस्त किया जा सके। ओके, और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं क्या वहाँ पर इस कानून को नहीं लागू किया जाएगा। ओके, तो ये तीन चीज़ आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो है कृषि कानून है क्या, और उसके पहले हमें ये जानना होगा कि एपीएमसी ये है, होता क्या है। ओके, एपीएमसी देखिए 1970 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के अंतर्गत कृषि विपणन समितियां बनी थी, जिसे एपीएमसी कहा जाता है। इन समितियों का मकसद बाजार की अनिश्चितताओं से किसान को बचाना था। इसे आप आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि हम कोई अगर राशन खरीदते हैं तो डायरेक्टली किसी किसान से नहीं खरीदते हैं, कहीं जाते हैं, राशन दुकान जाते हैं, और वो दुकान भी डायरेक्टली किसान से नहीं खरीदता है। वो कहाँ जाता है, वो जाता है उस एरिया के एपीएमसी में, जिसको लेमन लैंग्वेज में, लेमन वर्ड में मंडी कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर किसान आते हैं और जो भी उसके अन्न है, जो अनाज है, उसका ऑक्शन होता है। वहाँ पर जो मंडी है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर उसे खरीदते हैं, फिर उसके थ्रू जहाँ पर हम लोग राशन खरीदते हैं वो जो दुकान वाले हैं वो मंडी से सामान लेकर आते हैं। ओके, ये एक पूरी तरह से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ये गवर्नमेंट के नियम से चलती है। ओके, चलिए इसके बारे में और भी जानेंगे। तो हम लोग अब जानते हैं कि ये कृषि कानून आखिर है क्या। इसमें तीन कानून हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा कानून 2020 है, तो इसके अनुसार किसान अपनी फसलें अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी के बाहर भी फसलों को बेच खरीद सकते हैं। फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही अच्छा दाम मिलेगा। देखिए होता ये आया है कि किसान वहाँ पर जाके ऑक्शन करते हैं तो जो मंडी है उस पर सरकार टैक्स लगाती है, जिसके कारण से किसानों को कम पैसा मिलता है। ओके, अब क्या है कि प्राइवेट कंपनी की तरह एक अलग से एपीएमसी नहीं, एपीएमसी की तरह जो कार्य करेगी, प्राइवेट कंपनी आप कह सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट किया जा रहा है। तो अब क्या है कि जो एपीएमसी काम करती थी वही काम वो प्राइवेट कंपनी करेगी। वहाँ पर प्राइवेट कोई आदमी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, तो उस पर गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये जो एपीएमसी है तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो भी अनाज है आप इतने लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं। कोई भी अनलिमिटेड नहीं है इसमें कि जितना मन करे आप उतना इसको स्टोर कर दें। लेकिन
ये जो पैरेलली ये जो प्राइवेट कंपनी खोली जा रही है तो इसमें किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है, वो जितना चाहे उतना अनाज को स्टोर कर सकती हैं और इसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो यही है कि किसान को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है तो किसान को ऑक्शन के रूप में ज़्यादा प्राइस मिलेगा। ओके, एक ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड क्या है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर सर्विस एक्ट 2020। अब ये है क्या, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। ये है क्या, देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर कॉन्ट्रैक्टर को पूरी भरपाई करनी होगी। किसान अपने दाम पर कंपनियों को फसल बेच सकेंगे। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों की आय बढ़ेगी। ओके, तो इसका मतलब भी समझ गए होंगे आप। ये जो लास्ट है आप इसे भी देख लीजिए, फिर मैं एक समरी कर दूंगा जिससे आप इन तीनों को समझ जाएंगे। लास्ट है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये है क्या, इसका मतलब है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था। खाद्य तेल, दाल, तिल, आलू, प्याज जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा ली गई है। अति आवश्यक होने पर ही स्टॉक लिमिट को लगाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय आपदा, सूखा पड़ जाना शामिल है। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। तो मैंने जो पहले वाले में बताया था वो इसमें है। ओके, कि स्टोरेज में लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया है। ओके, तो ये 3 कानून हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विरोध आखिर हो क्यों रहा है। आप ये तीनों अगर आपने पहले से देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि विरोध क्यों हो रहा है। अगर आपको आइडिया नहीं है, आपने अभी इस कानून के बारे में पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद आपको लग रहा हो कि इससे तो किसानों को फ़ायदा होगा, ठीक है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी बेच सकता है। वहीं कई राज्यों में इस पर टैक्स का भुगतान करना होता है। इस बात का डर किसानों को सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं आएगा। साथ ही ये भी डर है कि सरकार एमएसपी पर, मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ओके, तो इस पर फसलों की खरीद बंद कर देगी। गौरतलब है कि कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि फसलों की खरीद एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एमएसपी। ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या होता है कि किसान जब मंडियां में आती हैं तो जो भी कुछ हैं फिक्स्ड अनाज है जिस पर एमएसपी लागू किया जाता है, तो वो श्योर रहते हैं कि कितना भी ऑक्शन हो एटलीस्ट हमें इतना प्राइस मिलेगा। ओके, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट मंडियां खोली जा रही हैं साइड में, पैरेलल में, तो उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि यदि आप हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने 2-3 बार इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो एमएसपी है इससे समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ट्वीट पर कहा गया है, ये जो कानून है इस पर, इस कानून में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, एमएसपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको ऐसे समझिए कि स्टार्टिंग में किसानों को फ़ायदा देने के लिए हो सकता है कि जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो सरकारी मंडी जो है एपीएमसी, उससे ज़्यादा भाव दे किसानों को। डेफिनेटली किसान उन्हीं को बेचेंगे, ठीक है। अब आगे चलकर क्या होगा कि इस तरह से जो सरकारी मंडियां हैं वो घाटा में जाने लगेंगी। हो सकता है कि वो आगे चलकर उन्हें बंद भी करना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब किसान बेचने आएंगे तो चूंकि एमएसपी की यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो ऑक्शन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और किसानों को मजबूरन अपने अनाज को बेचना पड़ेगा। तो ये जो विरोध है ये एट अ टाइम जो इसका इफेक्ट आएगा इस कानून का, उसको लेकर नहीं है। 7-8 साल या फिर कुछ साल के बाद जो इफेक्ट आने वाला है उसको देखते हुए इस विरोध को किया जा रहा है। ओके, इसी के साथ आप ये देखिए कि जो सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या फिर जहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाई गई है, तो वैसे राज्यों से ये सुझाव मांगा गया है कि आप आर्टिकल 254
के तहत क्या कोई ऐसा कानून बना सकते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कृषि कानून 2020, इसको इनएक्टिव किया जा सके उस स्टेट में। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा कब होता है जब या तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट पे कानून बनाएं जो कि स्टेट का हो या फिर कॉन्करेंट लिस्ट हो। ठीक है, मतलब कि स्टेट और सेंट्रल का कॉमन लिस्ट हो या फिर सिर्फ स्टेट का लिस्ट हो, तो उस पर अगर आप ऐसा कोई कानून बनाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ये सुविधा दी गई है आर्टिकल 254 के तहत कि इस तरह का कोई कानून बनाया जा सकता है जो इसको एक्टिव कर दे, लेकिन ये इतना इनएक्टिव कर दे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये कानून आखिर है, ये आर्टिकल आखिर है क्या। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 254 का क्लॉज 2 ये कहता है, राज्य विधानसभा द्वारा समवर्ती सूची के किसी विषय के संबंध में बनाए गए कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो संसद द्वारा पहले बनाए गए कानून या उस विषय के संबंध में किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की अनुमति के साथ उस राज्य में लागू किया जा सकेगा। देखिए, जनरली स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो दोनों सदनों से पास होने के बाद गवर्नर का साइन होता है, उसके बाद उस स्टेट के लिए एक्ट बन जाता है। ओके, लेकिन इसमें क्या है कि इस आर्टिकल के तहत अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो गवर्नर से इसमें साइन नहीं चाहिए, राष्ट्रपति इस पे जो भी है अपना असेंट देती हैं। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति का साइन चाहिए। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई राज्य है जो कि कांग्रेस शासित है, अगर वहाँ पर इस कानून को पास किया जाता है, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि आर्टिकल 254 के तहत आता है, उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि ये जो कृषि कानून है इसको इनएक्टिव किया जाए, तो डेफिनेटली इसको अप्रूव करने के लिए इस कानून को, इस बिल को स्टेट के द्वारा जो बिल बनाया जाएगा इसको राष्ट्रपति को भेजना होगा। अब यहीं से आप समझ जाइए कि राष्ट्रपति जिन्होंने इस कृषि कानून पे मुहर लगाया है, जिसको बिल से एक्ट बनाया है, क्या वे ऐसे किसी बिल पर साइन करेंगे जो कि उनके पहले वाले एक्ट को इनएक्टिव कर दे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो भले ही ऐसा सुविधा दिया गया है गवर्नमेंट को, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कहना गलत होगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पॉसिबल सा नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सोनिया गांधी ने सुझाव मांगी है सभी से, सभी जो स्टेट हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी इस कानून का काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि ये जो झारखंड है यहाँ पर, एक तो आप जानते हैं कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र कितना ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ ज़्यादा है तो वहीं आप समझ जाइए कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा। तो झारखंड में बहुत ज़्यादा कृषि क्षेत्र है, बहुत से लोग हैं, लगभग 47% ऐसे लोग हैं झारखंड में जो कि कृषि पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए झारखंड के लिए ये कानून काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही कारण है कि हेमंत सोरेन इस कानून का विरोध कर रहे थे। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर तो बोल दिया गया कि इस आर्टिकल के तहत कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेट हैं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और ये जो दो राज्य हैं महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। तो इन राज्यों से सुझाव मांगा गया है और सभी इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि इस आर्टिकल के तहत क्या किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि इस कानून को, खासकर जो कांग्रेस की सरकारें जहाँ पर हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि इस कानून को यहाँ पर लागू किया जाए। और जब तक आर्टिकल 254 के तहत कोई कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक वो इस एक्ट को अपोज नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब बिल था तब अपोज किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन चूंकि अब ये एक्ट बन गया है तो स्टेट गवर्नमेंट को इसको लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि आर्टिकल 254 के तहत कोई ऐसा कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सके जिसको फाइनली राष्ट्रपति अप्रूवल अपना दे दे और वो जो है कृषि कानून 2020 को इनएक्टिव कर दे उस रिस्पेक्टिव राज्य में। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कानून है आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, और ये जो मैटर चल रहा है, जो भी कांग्रेस की सरकारें हैं जहाँ पर राज्य है,
तो ये जो मैटर चल रहा है आर्टिकल 254 का, आर्टिकल 254 ये है क्या, ये समझ गए होंगे, और इसके तहत क्या सुझाव मांगा जा रहा है ये भी आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर किया करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इसी तरह आपको अच्छे अच्छे कंटेंट झारखंड से रिलेटेड जो ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।